नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में उत्तराखंड में G20 का आगाज। जी हां, उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार को इस समिट से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान रामनगर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसमें करीब 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य देशों को डेलीगेट्स जो हैं वो यहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस समिट में देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों समेत देश और राज्य में निवेश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए G20 की मेजबानी मिलना काफी ऐतिहासिक है। सरकार को पूरी उम्मीदें हैं कि इसके माध्यम से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। साथ ही विपक्ष ने भी G20 सम्मेलन को राज्य के लिए काफी सकारात्मक बताया है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड इस G20 सम्मेलन के सहारे विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा, और इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। सरकार को इस समिट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान रामनगर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसमें 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य देशों के डेलीगेट भी शामिल हो रहे हैं। इस समिट में देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों समेत देश और राज्य में निवेश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए G20 की मेजबानी मिलना काफ़ी ऐतिहासिक है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इसके माध्यम से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। सब G20 की पूरी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। रामनगर में पहली बैठक होगी, फिर दूसरी बैठक हमारी मई के और जून के महीने में 2-3 बैठकें लगातार होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। पहली बैठक रामनगर में 28 से 30 मार्च के बीच होगी। यहां G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा। 25 से 27 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। यहां 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 3 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। जबकि तीसरी बैठक 26 से 28 जून के बीच होनी है। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों आदि पर चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी G20 सम्मेलन पर अपनी अपनी राय दी है। नहीं, इसमें निश्चित ही हमारी अपनी आर्थिकी कैसे बढ़ेगी और राष्ट्र के लिए कैसे ये हितकर होगा, इस पर सरकार को इस एजेंडे पे चलना चाहिए। और क्या हम इस यात्रा से, जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इससे क्या लाभ हम हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, क्या लाभ हमारे उत्तराखंड को होगा, इस पर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय हो सकता था कि हमारे राज्य में G20 सम्मेलन की 3 बैठकों का आयोजन होगा। लेकिन जो राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हो, वो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक करवा करके
क्या हासिल कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो जिस ढंग से राज्य के विकास का पहिया है पूरी तरह से जाम है, पिछले 5 साल जाम रहा, इस 1 साल जाम रहा, तो उस पर भी ये कुछ हासिल कर पाएंगे, मुझे चिंता है। ये सीधे बजट की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। जिन अधिकारियों को काम करना चाहिए आम जन समस्याएं सुलझाने के लिए, उन सबको इस तरीके की तैयारियों में जुट करके सरकार सिर्फ कागजी और हवाई वाहवाही पाना चाहती है। धरातल पे जो इसका जो परिणाम आएगा वो कुछ भी नहीं। आप ये लगा लीजिए कि सरकार ने इससे पहले इन्वेस्टर समिट किया था, कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में आया नहीं। ऊपर से इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो के नाम पे तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, रिश्वत की मांग की जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी बात है कि उसे G20 की मेजबानी मिली है। इस G20 सम्मेलन से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस समिट से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। ऐसी अनगिनत उम्मीदें उत्तराखंड इस समिट से लगा कर बैठा है। देखना होगा इस समिट से राज्य को कितना लाभ होता है। G20 की बैठक को लेकर के रामनगर आज चमक उठाए, वहीं पुलिस सुरक्षा भी तैनात है। आपको बताते थे कि आज बाहरी पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक, हमारे वैज्ञानिक लोग रामनगर के अंदर उत्तराखंड के अंदर पहली बार आ रहे हैं, जिसको लेकर के चप्पे चप्पर में पुलिस अपनी चौकस है। यहाँ तक कि जंगल से लेकर बाजार तक के लेकर हर गली में पुलिस चौकस है। LIU विभाग, STF, LIU विभाग में सारे विभाग के लोग नजर आ रहे हैं। वहीं रामनगर की जनता भी बाहरी मेहमानों के लिए सुरक्षा के लिए और सुविधा के रामनगर को चमका दिया है। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि कोसी बैराज से लेकर के महाविद्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करना किस तरीके से हमारी संस्कृति को उजागर कराता है। ये बाहरी मेहमान आकर के खुश हो और हमारे उत्तराखंड का एक नाम है। रामनगर से संरक्षण कक्षक की विशेष रिपोर्ट के साथ। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में G20 का आगाज, और जाहिर सी बात है जो उत्तराखंड की सरकार है, पुष्कर सिंह जो धामी हैं उत्तराखंड के CM, उनको भी बेहद उम्मीदें नजर आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से तमाम ऐसे उम्मीदें जताई जा रही हैं कि विकास के जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आएगी। तो क्या वाकई अब G20 से विकास की रफ्तार तेज होगी? इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। PC थपलियाल जी हैं, UKD वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ेंगे, BJP प्रवक्ता। आपके पास आते हैं आशीष जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अगर देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम चर्चा करते रहते हैं और चर्चा की भी है। विकास की जो रफ्तार अब निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि उम्मीदें भी बहुत जताई जा रही हैं। G20 समिट से बेहद उम्मीदें नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो हम प्रतिक्रिया लेंगे G20 समिट को लेकर, क्या विकास की रफ्तार तेज होगी? देखिए मैडम, हमारे CM साहब बहुत गदगद हैं इस बात के लिए कि G20 का समिट जो उत्तराखंड में हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि उत्तराखंड को मेजबानी का मौका मिला। आप देखें, उत्तराखंड राज्य एक पहले ही इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। 100 करोड़ रुपए इसके लिए इन्होंने बजट रखा था, अभी जो बजट सत्र आया था, इतना पैसा इन्होंने लगाया, जबकि ये पैसा इन्हें केंद्र से मांगना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई कमाई हो तो कोई बुराई नहीं है। पर सिर्फ दिखावा, पैसों की छिन्ना झपटी, पैसों की बंदरबात अगर करने का कार्य लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राज्य के अंदर आप देखिए मैडम, अभी G20 समिट में एक जो ऋषिकेश में होने वाला है 25 से 27 मई के बीच में, उसमें किस बात पे चर्चा होने वाली है? भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों पर मंथन होगा। बताएं, कल को देहरादून में इनके अपने भाजपा के मेयर साहब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके ऊपर भी हम लोग डिबेट में बैठे थे। भ्रष्टाचार के कैसे खत्म करेंगे आप लोग? जो सत्ता में बैठे हैं वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार को पनपाने वाले लोग हैं। आप भ्रष्टाचार के लिए विदेशी मेहमानों को बुला रहे हैं। आप बताओ भ्रष्टाचार कैसे रोकेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं।
खुद सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप किससे पूछना चाह रहे हैं? आपने पैसों के दम पर जब सरकारें बनती हैं तो भ्रष्टाचार करती हैं, और आपकी सरकार खुद पैसों के दम पर बनी है। आप कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग काम करेंगे। आज ही अखबार में देख रहा था, केंद्र सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी मैडम, जो उत्तराखंड में सब्सिडी नए उद्योग धंधों को मिलती थी, वो सब्सिडी भी बंद कर दी, जिससे 750 प्रोजेक्ट अधर में चले गए। तो वो केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए आशीष जी, आपकी तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जो ऑलरेडी लिप्त है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए बात कैसे कर सकता है। इस तरीके के भी आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। आएंगे आपके पास संगीता शर्मा जी, आपके पास आएंगे, आम आदमी पार्टी से हैं। संगीता जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में लेकर अहम हो जाती है। G20 का आगाज और बेहद उम्मीदें उत्तराखंड सरकार को इससे नजर आ रही हैं। देखिए, क्या लगता है आपको? G20 समिट उत्तराखंड में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन G20 समिट के बाद जब वो खत्म होगा तो उत्तराखंड को क्या मिलेगा, ये एक बड़ा विषय होगा और ये सोचने का विषय होगा कि उत्तराखंड को कुछ हासिल होता है या एक ये उत्सव की तरह रह जाता है कि एक उत्सव आया और चला गया, हमने G20 समिट से कुछ सीखा या धरातल पर कुछ उतारा या यूं ही। और देखिए, रही भ्रष्टाचार की बात, तो चाहे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हो, बैकडोर भर्ती मामले का भ्रष्टाचार हो, फिर चाहे दामा जी हो जो अभी बहुत सुर्खियों में चल रहा है, चाहे अभी विश्वविद्यालय का मामला था, आयुर्वेदिक 300 करोड़ का घोटाला, तो उत्तराखंड पूरी घोटाले में डूबी हुई सरकार जो है खनन माफियाओं की, वो भ्रष्टाचार पर किस तरह से अपने आप को प्रूव करेगी। जब विदेशों से आएंगे तो वो क्या बात करेगी भ्रष्टाचार को लेकर के, उनके पास क्या विजन है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाते हैं। अगर कुछ विजन होता सोनी जी, तो उत्तराखंड आज शिखर पर पहुंचा हुआ होता, इस राज्य की ये हालत ना होती। और देखिए, हम औद्योगिक बढ़ावे की बात कर रहे हैं, जब तक सरकार जो यहाँ के मूल मुद्दे हैं, पलायन जब रुकेगा नहीं सोनी जी, तो कैसे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा होगा, विकास की गति मिलेगी। तब आप पलायन को नहीं रोक पा रहे, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे ये आशा कर सकते हैं कि कुछ अच्छा उत्तराखंड को हासिल होगा। बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। यही आशा कर रहे हैं कि बिल्कुल संगीता जी, मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी, और अगर पलायन की बात करें, और अब बात हो रही है कि G20 से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन तमाम बातों का जिक्र और उम्मीदें बेहद नजर आ रही हैं। इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पीसी थपलियाल जी आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। G20 समिट हो रही है, इसको लेकर सरकार जो है उत्तराखंड की, वो कई उम्मीदें लगाकर बैठी है। अब वो इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये समिट जो है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आएगा, या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड की इस G20 समिट के सहारे जो विकास की रफ्तार है, विकास की ऊंचाइयों को छू पाएगा? देखिए, जो जैसे भी जो समिटें हो रही हैं, जो ये चाहे खेल हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे इकोनॉमी के आधार पे वो भ्रष्टाचार की किसी भी तरह की जो ये मीटिंगें होती हैं, ये 2014 से पहले भी होती रही हैं और अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब हम इसको बड़े समारोह के रूप में देख रहे हैं और एक गुब्बारा फुलाते के रूप में देख रहे हैं, एक तमाशा के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि तमाशा हमने ट्रंप का देखा जब कोरोना इस देश ने अपनी छाती पे पकड़ा, हमने वो भी देखा जब चीन के प्रधानमंत्री को यहाँ झूला झुलाते हुए राष्ट्रपति को, यहाँ पे हमने वो भी देखा। खैर, ये जो समिट है G20, इसकी अगुवाई भारत कर रहा है, हमें प्राउड होना चाहिए, लेकिन हम हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं क्योंकि हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, देखो भ्रष्टाचार के ऊपर जो ऋषिकेश में होने जा रही है कोई मुद्दा है,
यहाँ पे भी जो हो रहा है, कोई भी आदमी, आप देखिए हमारे इतना बड़ा पेपर्स है, मीडिया है, कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि होने क्या जा रहा है। ऊंचाइयां छुएगा, ऊंचाइयां छुएगा। अरे केवल चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स आ रहे हैं, और अगर हम भाजपा को पूछेंगे कि तुम्हारे देश का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, तो उनको पता ही नहीं। 76 लोगों ने आना था विदेश से, अब वो कम होकर, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ तो आप ये देखिए कहने के लिए 28, 29, 30 है, लेकिन केवल कल 29 को ही थोड़ा बैठेंगे वो, और शाम को गाला डिनर होगा मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ, गाला डिनर। और परसों जो होने जा रहा है समिट में, वो होगा, वो जंगल में घूमेंगे वहां, जिस तरह से पर्यटन। तो ये लोग जो साइंटिफिक एडवाइजर आ रखे हैं, क्योंकि 2024 है, 2024 में जनता को तमाशा दिखाना है। तो जैसे नहीं बोला, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछलकर, दूसरे से तीसरे में उछलकर, और तब बंदर बोलता है कि भाई मैं कहां कमी की है, मैं तो ऐसा क्या, वो उछल कूद हो रही है। ये कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो देश हित में हो रहा हो, जो हमारे राज्य की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए हो रहा हो। यहाँ तो मैडम, क्या इतनी बड़ी समिट पहले हुई थी जहां अडानी भगवान भी आया था और अंबानी भगवान भी आया था, और हमारे ढाक के 3 पात। हम वैसे ही बेरोजगार आज लाठी खाने के लिए मजबूर है, और अंकिता बनने के लिए मजबूर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तमाशा की राजनीति देश और राज्य के लिए बहुत ही घातक है, और ये धोखा है, देश के साथ धोखा। आप ये, मैं स्पष्ट रूप से, अगर अभी आप सुनेंगे भाजपा प्रवक्ता बोलेंगे कि ये लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जो यहाँ पे आए हैं, कई बोलेंगे, वो ये बताएं कि इनका साइंटिफिक एडवाइजर कौन कौन है और क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे समिट में, ये बताएं। वो इनके जो आए हैं, जो 36 ही आए, 76 आने थे, बाकी क्यों नहीं आए, आधे से ज्यादा क्यों अब्सेंट हो गए? इन तमाम सवालों की कुंवर जपेंद्र जी से ही जान लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं आए। जपेंद्र जी, आपके पास आएंगे। कहीं ये समिट भी तो ढाक के 3 पात साबित होने वाली नहीं है, क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं। क्या लगता है वो सुधार, उन उम्मीदों पर ये समिट खरी उतरेगी? जपेंद्र जी अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज आ रही है? जी, मिल पा रही है। जी, हम पहले मिस्टर थपलियाल की बात का जवाब दे दें जी, और स्पेशली थपलियाल जी, आप ध्यान दीजिएगा, आपने खुद ही कह दिया कि आप हमेशा नकारात्मक रहते हैं। तो मैंने नहीं बोला, तो मैंने बोला ये बोले कि नहीं हमारे, अच्छा आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि G20 है क्या? अरे ये भगवान मेरे को पूछ रहे हो? जी, आपसे पूछ रहे हैं। मैं कौन हूं? भगवान तो आप हैं। जपेंद्र जी आप जवाब दीजिए। जपेंद्र जी जवाब दीजिए। पीसी थपलियाल जी जब आपके पास आएंगे तो आप बोल लीजिएगा, जवाब दे लीजिएगा। हमारे क्योंकि ज्ञानी नहीं, हमने हदों की मतलब हमें जपेंद्र जी, हमें देश में लोकतंत्र है, हमने पूछा है आपसे कि G20 है क्या? ये लोकतंत्र है, हम ये बोलते हैं साइंटिफिक एडवाइजर कौन है आपका यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा है, बताओ। हम इसीलिए हमने आपसे पूछा ना कि आप बात को नेगेटिव, आप व्हाट इज द G20? G20 जपेंद्र जी, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उन आरोपों का जवाब दीजिए। हम वही देखिए, विपक्ष अगर आरोप बेसिर पैर के लगाएगा तो हमें समय व्यर्थ नहीं करना है ना। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। जपेंद्र जी, आज G20 के ऊपर ये चर्चा हो रही है। ग्रुप ऑफ 20 G20 इज अ प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो हमारे 20 देशों का ये जो संगठन है, इसमें भारत आज इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक इसकी अगुवाई भारत कर रहा है। और ये जो G20 में जो हमारे सदस्य देश हैं, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, और आपका तुर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, USA हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया।
तो ये इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो एशिया के अंदर जो इकोनॉमिकल डाउनफॉल आते हैं या जो क्राइसिस आते हैं, जो पहले भी आए हैं, तो उन क्राइसिस की दृष्टि से ये किस तरह से उसे आर्थिक रूप से मजबूती दी जाए, उसके लिए कैसे योजनाएं बनाई जाए, उसमें हर देश का जो हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, हमारे रिजर्व जपेंद्र जी, ये रिपोर्ट में हम पहले ही दिखा चुके हैं कि G20 समिट का उद्देश्य क्या है। जो इन देशों के डेलीगेट्स आएंगे उनके साथ बैठकें की जाएंगी, जो औद्योगिक क्षेत्र को लेकर है, पर्यटन क्षेत्र को लेकर है, आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरीके से मजबूती, और ये सारी उम्मीदें उत्तराखंड सरकार को नजर आ रही हैं। इसीलिए हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में G20 का आगाज हो चुका है। 20 देशों के डेलीगेट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारी उम्मीदें निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार को उम्मीदें भी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन की जो स्थिति है, पर्यटन का भी जो देखा जाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो क्या विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या लगता है, विकास की रफ्तार तेज होगी इस समिट से? सोनी जी, देखिए, हमारे 3 जो प्रमुख विपक्षी दल हैं जी उत्तराखंड के अंदर, जो विपक्षी दलों का काम है उन्होंने बखूबी निभाया है। जो आशंकाएं उनके मन में थी उन्होंने खुल के व्यक्त की है। लेकिन दूसरी चीज एक है कि हम भारत में जब रह रहे हैं और भारत के चारों तरफ आप देखिए, श्रीलंका में अस्थिरता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थिति बिल्कुल डामाडोल, आप देख लीजिए बांग्लादेश की दूसरी स्थिति, और नेपाल में दूसरे परेशानियां हम लोगों को है। जब ये सारी चारों तरफ से जो हमारे घिरे हुए हम दक्षिण एशिया में, और हम देख उसके बावजूद हमारा G20 का अध्यक्ष बनना, मैं हमारा इसलिए कह रहा हूं कि भारत अध्यक्ष है, हमारा G20 का अध्यक्ष बनना एक महत्वपूर्ण घटना है जी। और अगर G20 की बात करें तो G20 में तमाम आप विकसित देशों को शामिल देख रहे हैं। कुछ विकासशील देश हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और कुछ विकसित देश हैं, और इस तरह ये दुनिया का सबसे बैलेंस्ड समूह कहा जा सकता है अगर हम बात करें। और इस बैलेंस समूह की निश्चित तौर पर जब जिस देश ने अगुवाई की है उनके अलग अलग एक्सरसाइज हुई है, और वही एक्सरसाइज अगर हमारे यहाँ हो रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी चीज, 20 देशों का समूह है, और 20 देशों के समूह में अगर 36 लोग आ रहे हैं, हर देश से लगभग 1.5 आदमी या 1.25 आदमी मान ले, तो ये खुशी की बात है। इसमें थपलियाल जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। और केवल ये तो पहली मीटिंग है जो रामनगर में हो रही है, ठीक कहा उन्होंने, और मीटिंग होगी बिल्कुल ठीक है। अरे सुन लीजिए, सब्र रखा कीजिए, आपकी उम्र में सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। और ये निश्चित तौर पर उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप सुनना ही चाह रहे। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, कल शाम को गाला डिनर है, उसमें केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नहीं बुलाए गए, हमारे जितने MP हैं वो भी बुलाए गए हैं, 8 के 8 वो भी बुलाए गए, और भी तमाम लोग आएंगे। अच्छी बात है। अगर ये हम अपने देश की संस्कृति, अच्छी बात है अरुण जी, अच्छी बात है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास की रफ्तार तेज होगी, सवाल ये है। वर्ल्ड के अंदर केवल ये चर्चा जो यहाँ हो रहा है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, जपेंद्र जी विदेशों में भी होगी। तो उसकी मतलब उत्तराखंड की ब्रांडिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है, बड़े देशों के अंदर हो रही है, तो ये अच्छी बात है, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको और बेहतर तरीके से हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि कल गाला डिनर है, परसों को बिजरानी जोर में भी
घूमेंगे कारपेट पे, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये तो अच्छी बात है, वो हमारे यहाँ की चीजों से अगर वाकिफ हो रहे हैं, हमारी संस्कृति से वाकिफ हो रहे हैं, हमारे खान पान से वाकिफ हो रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ से वाकिफ हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। फिर जब अगले महीने ऋषिकेश आएंगे तो गंगा आरती करेंगे, तो हमारा अध्यात्म भी लेके जाएंगे। बुरा क्या है महाराज इसमें, ये तो बताइए। चलिए बुरा क्या है हम पूछ लेते हैं, हमारे पास आएंगे जपेंद्र जी। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, इसके बाद हम आशीष जी के पास जाएंगे। देखिए, अरुण जी ने बहुत साफगोई से सभी चीजों के ऊपर प्रकाश डाला, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिल्कुल साफ बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े देश में अगर G20 की मीटिंग के लिए उत्तराखंड का भी चयन किया गया तो ये एक अच्छी बात थी, हमें इस सब की प्रशंसा करनी चाहिए थी। अगर उत्तराखंड का चयन ना होता और बहुत से प्रदेश हैं, बहुत बड़ा भारत है, फिर हमारा क्या चला जाता। लेकिन जैसा अरुण जी ने कहा कि आज G20 की अगर 3 बैठकें यहाँ हो रही हैं तो विश्व पटल के ऊपर उत्तराखंड का नाम जा रहा है, और उसके पीछे जो विकासशील देश और जो विकसित राष्ट्रों का जो एक गठजोड़ है, अभी इसमें सिर्फ ये G20 पे ही नहीं खत्म हो जाता, इसमें 9 देश जो हैं उसमें गेस्ट कंट्रीज भी उसके मेंबर हैं। वो जैसे पहले भारत भी इसका गेस्ट मेंबर हुआ करता था, लेकिन गेस्ट मेंबर को अध्यक्षता का अधिकार नहीं होता। जब हम उसके परमानेंट मेंबर बने तो हमें अध्यक्षता का अधिकार मिला। और G20 के पीछे मूल रूप से उसका पर्पज ये है कि आर्थिक रूप से इन देशों के अंदर नई योजनाएं, नई टेक्नोलॉजी और एक दूसरे को सहयोग की दृष्टि से आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना। तो आज उत्तराखंड में भी ये आस जगी है। जब उत्तराखंड के अंदर ये 20 देशों और 9 गेस्ट कंट्रीज के लोग आएंगे तो पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम आज देखे जा रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड का खान पान, जीवन शैली, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के जो और पॉजिटिव चीजें हैं वो पूरी आज दुनिया में जा रही हैं। तो भविष्य में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड सरकार और युवा मुख्यमंत्री उसी की दृष्टिगत योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजनीति के मुद्दे बहुत होते हैं, हमें राजनीति करने के लिए और बहुत मुद्दे मिलते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन ऐसी चीजों के ऊपर हमारा विपक्ष से भी निवेदन है कि आप लोगों को, अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो एक ओकेशन है, इस ओकेशन के साथ ईमानदारी से खड़े होकर आप इसकी महत्वता को समझने और बढ़ाने का काम तो कीजिए। इसे कहते हैं हेल्दी पॉलिटिक्स और एक अपोजिशन की हेल्दी पॉलिटिक्स। चलिए, इस विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आशीष जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर मिल रही है, उत्तरी जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, उत्तरी जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 2:48 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.1 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता दर्ज की गई है। तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु कहां था, यह स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। दोपहर 2:48 पर ये झटके महसूस किए गए। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। चर्चा हमारी हो रही है G20 समिट को लेकर और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपके पास आएंगे आशीष नौटियाल जी। जैसा कि सवाल कर रहे थे जपेंद्र जी का भी ये सवाल है कि आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड को जो ये मौका मिला, जो चयन हुआ, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, आखिर क्यों? मैडम देखिए, प्रशंसा बिल्कुल करते हैं और जहां पे जरूरत होती है हम करते हैं, और मेजबानी करना अच्छी बात है। अगर आपके घर में मैडम, अगर आपके घर में खाना खाने के लिए नहीं है,
आप कर्जा लेके 250 आदमियों को बुला दो और तब उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, अपना घर दिखाओ, कहो मेरा घर तो देखिए, कोई बात नहीं, कर्जा ही तो हुआ। आप बताएं मैडम, 100 करोड़ के बजट से ये लोग ये सबमिट कर रहे हैं, और आप ये देखिए आज ही अखबार में आ रखा है कॉर्नेशन हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन खराब है, वो ठीक करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। दून हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। हमारी स्थिति कहाँ पे है मैडम, आप ये देखिए, इससे बड़ी बात नहीं है। आप करें, मेजबानी करें, सब कुछ करें, पर अपने घर को भी तो देखिए आप। हम अच्छा, ये 100 करोड़ आप केंद्र से मांगो, जो खर्चा हो रहा है आप केंद्र से नहीं मांगे, आप बहुत बड़े हैं, राज्य कर्ज में डूब रहा है। अच्छा, कोई भी पैसा खर्च किया जाता है उसके पीछे एक बात होती है, हम क्या प्रॉफिट लेंगे, सिर्फ यही प्रॉफिट कि वो हमारा देख लेंगे संस्कृति को। क्या वो ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ अंकिता हत्याकांड जैसा कांड भाजपा के नेताओं से के होटल में होता है, वो ये चीज भी देखेंगे? वो ये भी देखेंगे कि किस तरह से पेपर लीक कराए जाते हैं? जी जपेंद्र जी, सुन लीजिए, पहले फिर जवाब दीजिएगा। अब आप बता रहे हैं विदेशी एक्सपर्ट आएंगे और वो हमें बताएंगे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आएंगे जपेंद्र जी आपके पास, सुन लीजिए पहले। कल को एक नेगी जी ने, वकील साहब ने आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। आपका भ्रष्टाचार तो दिख रहा, तो खुद भ्रष्टाचारी है। अब आपको विदेशी एक्सपर्ट आके बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आपका अपने मंत्री विधायक मेयर पे तो कंट्रोल है नहीं, आप विधायक सीखने जाओगे? भ्रष्टाचार हर किसी को मालूम होता है कैसे होता है। और जहां तक की रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सीखोगे? 2017 में ये आज आ रखा है, ये जो केंद्र सब्सिडी दे रहा था, ये केंद्र ने सब्सिडी बंद कर दी। 750 कंपनियां जो आ रही थी वो अब नहीं आ पाएंगी। आपने इतनी लेट क्यों लगाई? 1000 लोगों ने आवेदन किया था इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। आप क्या कागज जांच कर रहे थे ऐसे, जो आप जांच नहीं कर पा रहे 1 साल तक, 2 साल तक? आप किन चीजों में आपने लेट लगाई? अगर ये कंपनियां आती, 750 प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगता, एक प्रोजेक्ट से 100-200 लोगों को भी रोजगार मिल रहा होता मैडम, तो यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिल जाता। पर आपकी मंशा ही नहीं है। आपकी मंशा दिखावा करने की है, पैसों की बंदर बांट करने की है कि इस सबमिट के नाम पे ही चलो 100 करोड़ ठिकाने लगा दो। इस तरीके की जी जपेंद्र जी, कई सवाल, कई बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, विजन बहुत एक जरूरी चीज है कि आपका विजन क्या है देश को और राज्य को आगे ले जाने के लिए। और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस को जब जब मौका मिला, उन्होंने इस देश के अंदर भ्रष्ट तंत्र को सींचने का और उसे बार बार प्रफुल्लित होने का मौका दिया। 2014 के बाद से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य की सरकार है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजा जा रहा है, चाहे वो हमारे दल से संबंधित हो या दूसरे के। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी को माफ ना करना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का संकल्प है। ये बार बार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसे साबित भी किया है। अब यहाँ हमारे बहुत ही सम्मानित दोस्त G20 के इशू को कहाँ पे ले आए, तो ये सारा ये विजन की बात है कि आज हम देश को, जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा देश में राज करा और देश को विकासशील बना के छोड़ दिया, भ्रष्ट तंत्र का एक नमूना बना के छोड़ दिया, और आज अगर पिछले हम 8-9 सालों से 10 सालों से अगर हम देखें तो जिस तरह से देश के अंदर बदलाव आ रहे हैं, जनता पसंद कर रही है उन नीतियों को, रीतियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से जिस तरह से काम हो रहा है, जिस G20 की सदस्यता के लिए हम तरस गए थे कांग्रेस की सरकार के रहते केंद्र में और राज्यों में, आज हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत का सम्मान कर रहा है। आज हमारे पड़ोसी देशों की आप स्थिति देख लीजिए और आज भारत की स्थिति देख लीजिए। आज जब देश चीन हमारे पे हावी हो गया, आज जब देश के अंदर आज जब देश के अंदर एक धारा प्रवाह विकास को देखा जा रहा है, विश्व पटल के अंदर भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, तो ऐसे में अगर विपक्ष आज भी अगर नहीं सुधरेगा तो निसंदेह आने वाले समय में इतिहास में इन लोगों को क्या लिखा जाएगा ये बेहतर जानते हैं। ऑन स्क्रीन हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बदलते भारत के साथ भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
ये विकास में विपक्ष भरोसा का काम रखती है जपेंद्र जी सवाल उठाना, लेकिन उन सवालों का जवाब आप देने के साथ साथ उसी तरीके से अगर बेहतरी से काम भी किया जा रहा है, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, तो आपके पास आएंगे संगीता शर्मा जी। आप इस G20 को किस दृष्टिकोण से देखती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, क्योंकि मसले कई सारे हैं अगर उत्तराखंड की बात करें विकास को लेकर। देखिए सोनी जी, यदि G20 की समिट से भारत का विकास होता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं किसी भी तरीके से भारत का विकास हो। 2014 से पहले तो क्योंकि विकास था नहीं, ऐसा कुंवर जपेंद्र भाई कहते हैं, सारा विकास 2014 के बाद हुआ है। और वो विकास ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, हम हंगर इंडेक्स में नीचे जाते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद होते जा रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। ये बहुत विकास हमने देखा। किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान अभी भी सड़क पर हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये विकास भी हमने इन्हीं सालों में देखा है सोनी। इस विकास की गंगा को भी हमने इन्हीं 8-9 साल में ही बहते हुए देखा है। तो पहले सुन लीजिए जपेंद्र जी, फिर जवाब आपको ही देना है। सोनी जी, बड़ी बड़ी बातें करना और एक दिखावा करना और धरातल पर काम होना, दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो भाजपा बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। वरना हम हंगर इंडेक्स में नीचे ना होते, हर हाथ में काम होता, किसानों की आय दुगनी होती, तो हम मानते कि भाजपा ने बहुत कुछ किया। तो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, वो लोगों को मिला। स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होती, अच्छे स्कूल होते, हर किसी को शिक्षा की बेहतर सुविधा सरकारी स्कूल में मिल रही होती, तो हम मानते। अगर उत्तराखंड का कर्ज शून्य हो गया होता तो हम मानते कि उत्तराखंड राज्य को कर्ज से मुक्त कर दिया भाजपा की अच्छी सरकार ने। क्या मिला? यहाँ के युवाओं को लाठी डंडे, और हम बात करें बड़ी बड़ी, तो ये सोने की अच्छा नहीं लगता। आप जी समिट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व है कि देश को मेजबानी मिली, पर इसका परिणाम राज्य को और देश को देखने के लिए मिलना चाहिए। ये ना हो कि एक उत्सव की तरह मनाया और विदेशी आए और चले गए और बाद में वही ढाक के 3 पार। ये देश को नहीं चाहिए कि आप पैसे की बर्बादी करें। आज आपके प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री हैं जपेंद्र जी, जो पिछले प्रधानमंत्रियों का मिलाकर दुगना कर्ज है जितने हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए। तो इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा। आप अडानी जी का साथ देने के लिए यहाँ के जो संस्थान है उन्हें लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये भी देश देख रहा है। आप सिर्फ वाहवाही लूट ले, इस पे काम नहीं चलेगा। अब जनता सब कुछ देख रही है। तो समिट हो रहा है जपेंद्र जी, कथनी और करनी में अंतर क्यों? आगे देखेंगे इसका परिणाम। हमारा तो इतना कहना है कि हमारे आम आदमी पार्टी के इन भोले भाले कार्यकर्ताओं को, साथियों को तो शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं होता। ये किस मुंह से केंद्र सरकार की हम बीच में नहीं बोलते हैं, हम बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। एक एक करके बोलिए ताकि बातें समझ में आए। आशीष जी, संगीता जी, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। अब माना कि इस चर्चा में हम बीच में नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ इशारा करते हैं कि हम इंटरप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि आपका समय आएगा बोलिए तो हम इंतजार करेंगे। माना कि जब हम विस्तार से बोलना शुरू किया तो माना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दुखती रग के ऊपर हमने कुछ हल्का सा पिंच कर दिया, तो ठीक है, वो हमें महसूस होता है और इतने लाखों दर्शक जब देखते हैं तो उन्हें भी महसूस होता है। ये आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर क्या क्या नहीं करा, आज वो जग जाहिर है। पंजाब जैसे प्रदेश में अलगाववादियों के साथ मिलकर या उनसे समर्थन लेकर सरकार में आके आज पंजाब जैसे उस प्रदेश का जो उन्नति में देश में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, आज वहां की कानून व्यवस्था की आम आदमी पार्टी ने क्या स्थिति कर दी, ये भी देश और दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारा तो मात्र इतना कहना है कि विजन से ही प्रदेश चलता है, विजन से ही राष्ट्र चलता है और विजन से ही और विचारधारा से ही राजनीतिक दल चलते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य, चलिए जपेंद्र जी, फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या इस G20 से इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक का क्षेत्र, पर्यटन, पलायन, बेरोजगारी,
इन सब पर लगाम लगती नजर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो पाएगा। इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, गोरखपुर के विकास के विस्तार का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, समय फिलहाल समाप्त होता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।